बधाई हो मालिक, बधाई हो, बधाई हो मालिक, बधाई हो मालिक, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो मालिक, बधाई हो मालिक। बाकी के लोग कहाँ हैं? सब काम पे गए हैं मालिक। मिठाई लाकर बाहर रख दो। ये सब खुद उठाकर खा लेंगी। खाओ, तुम लोगों के लिए ही है। जी जी मालिक। बस एक दिन भीमराव तुम्हें भी ऐसे ही मेरी फेंकी हुई मिठाई खाते देख लूं। बुढ़िया, तुम क्यों नहीं खा रही हो मिठाई? अम्मा आप भी खाओ ना। नहीं खाना मुझे। क्यों? ओ मालिक, डलिया अम्मा के ना भीमराव और उनके परिवार के लोगन से बहुत प्रेम है। अब वो सब जने यहाँ से चले गए तो ई बैठी है दुखी। अब दुख में हलक के नीचे मिठाई कैसे जाए? और मालिक, भीम की पत्नी आई थी और ये बुढ़िया उसके साथ गई थी। बुढ़िया कहाँ गई थी उसके साथ? आपसे मतलब मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, इसमें भी आपकी मर्जी रहेगी क्या? अरे अम्मा चुप रहो ना। कड़वा बोलती है ये, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी उपाय है मेरे पास। लड्डू खिलाओ इसे। तब तक खिलाओ जब तक ये चुप ना हो जाए, जब तक इसके दिमाग से भीमराव के प्रति हमदर्दी निकल ना जाए। खिलाओ, नहीं तो तुम सबको यहाँ से निकाल कर फेंक दूंगा। नहीं मालिक। जी जी मालिक, खिलाते खिलाते मालिक। अरे अम्मा खाओ ना। नहीं खाना है मुझे। आपको खाना पड़ेगा अम्मा। अम्मा मालिक माफ कर दीजिए। अम्मा को माफ कर दो मालिक। औरत है। एक बात तुम सब कान खोलकर सुन लो। जी मालिक। भीमराव का जो हाल होगा वो तो होगा ही, लेकिन अगर किसी ने उसकी मदद की या उसके प्रति हमदर्दी दिखाई तो उसका भी हाल भीमराव जैसा हो जाएगा, समझे? जी मालिक। जी मालिक। जी मालिक। बाबा, हम पुलिस के पास जाएंगे तो कुछ नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता। और फिर पुलिस में भी वही लोग होते हैं ना जो छोटी जात के नाम पर हमारे चाल में चोर ढूंढने के लिए आते हैं। बाबा, हम उनके पास जाए क्या? किनके पास? वही जो ये बनना चाहते हैं। बैरिस्टर? हाँ बाबा, वही। अच्छा, और पैसे कहाँ से दोगी? उनको पैसे देने के लिए पैसे नहीं चाहिए? इन दोनों बाप बेटे की 4 महीने की कमाई भी मिलकर उतनी नहीं होती। और बाप का दूसरा बेटा कुछ कमाता भी नहीं है, यही कहना चाहती है ना आप? क्यों ये सब बातें आप बार बार कहती रहती है? आप प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहिए ना, मुझे कुछ सोचने तो दीजिए। सोचो। भीमराव, गुरुजी, आप यहाँ? इसमें इतना क्या सोच रहे हो? शासन में जब निचले पायदान पर बैठा हुआ अधिकारी आपकी बात नहीं मानेगा, तब आपको उच्चतम पद पर बैठे हुए व्यक्ति के पास जाना चाहिए।
और फिर उम्मीद करनी चाहिए कि वो पढ़ा लिखा होगा, निचले वाले व्यक्तियों से वो अधिक समझदार होगा और उसमें शासन के प्रति अधिक निष्ठा होगी। पर गुरुजी, समझ ही नहीं आ रहा है कि जाएं किसके पास। बंबई के गवर्नर के पास? भीम बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं? बंबई का गवर्नर भला हमसे क्यों मिलेगा? भीम बेटा, मैं इस घर का मुखिया हूं, इसलिए उस समय परिवार वालों की तकलीफ, उनकी परेशानी मेरी इस वर्दी की गरिमा पर हावी हो गई, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में गवर्नर साहब से मिलना था और उनके दफ्तर में जबरदस्ती घुसने के सिवा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एक रास्ता है बाबा, जिससे हम गवर्नर साहब से मिलेंगे भी और हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी भी। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। हमें गवर्नर साहब से मिलना था। ये कब आ गए आप? अरे ये तो सुबह वाले ही है ना? हाँ ये वही है। ये क्या तमाशा लगा के रखे हैं? हाँ भगाओ इन्हें। अरे ये को बताते हैं, चल चलो। 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुलन को लागे, मूरख मैली किन्हीं। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी, ऐसा। तुम लोग फिर आ गए? चलो निकले हो यहाँ से। नहीं जाएंगे, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक गवर्नर सर से मिलेंगे नहीं। सिक्योरिटी साहब, देख क्या रहे हो? मार के भगाओ इन्हें। चलो यहाँ से, चलो। बाबा रुको रुको, साहब ने इन्हें अंदर बुलाया है। क्या आप बात कर रहे हो? साहब जानते भी है कौन है ये लोग? ये छोटी जाति वाले लोग बड़े ओहदे वाले साहब से मिलेंगे, साहब के आलीशान घर में जाएंगे, फिर भी साहब ने उन्हें अंदर बुलाया। साहब अंग्रेज हैं, उन्हें जाति पाति के बारे में नहीं पता। जाओ जाकर बता दो ये बात। निकालो इन्हें यहाँ से। अरे दूर हटिए। दूर तुम लोगों को जाना है, अभी तो सिर्फ चोट लगी है ना, अधमरा करके फेंक देंगे यहाँ से। नहीं जाएंगे, अब तो हम आपको धक्का देकर भी अंदर जाएंगे। पहले भी कर सकते थे, लेकिन वो गलत होता। अब गवर्नर साहब का आदेश आ गया है, तो अंदर जाएंगे ही।
चलो बाबा। तुम लोग बहुत अच्छा गाते हो। आइए बैठे इधर। अरे तुम लोग नीचे क्यों बैठ रहे हो? इधर बैठो, वो कोई बैठने की जगह नहीं है। रुको। सॉरी सर, ऐसे तो मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये बात एक्सप्लेन करनी बहुत जरूरी है। वैसे तो ये लोग जिस जाति से आते हैं उस हिसाब से इन लोगों को इस घर पर आना ही नहीं चाहिए था। इन लोगों की परछाई हमारे लिए अशुभ है और आप इन लोगों को यहां बैठने के लिए कह रहे हैं। इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे सामने सामान लेकर आ गई। क्या ये सब? मालूम है ना ये घर हमारा है, हमने निकाला है इन्हें यहाँ से, फिर कैसे वापस आ गए ये सब? देखिए, गवर्नर साहब के आदेशानुसार ये जिस घर में रह रहे थे वहीं रहेंगे और जो भी कोई इन्हें निकालने की कोशिश करेगा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक आप इनसे किराया ले रहे हैं, आगे भी लेते रहिएगा, लेकिन इन्हें जात पात के नाम पर निकाल नहीं सकते। ऐसे कैसे बोल सकते हैं गवर्नर साहब? सिर्फ बोला नहीं है, लिख के आदेश दिया है उन्होंने। इसलिए आपका जो भी सामान है आप निकलवा लीजिए, हम इंतजार करेंगे। छोड़िए, मैं कहता हूं छोड़िए। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, वरना हमें आपको थाने ले जाना होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। इनका गुस्सा जायज है, इनकी खीस भी जायज है, लेकिन देखिए, इस दुश्मनी का आगे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ये किस्सा यही खत्म कर देते हैं। आप भूल जाइए, मैं भी भूल जाऊंगा कि आपने डंडा उठाया था। किस्सा खत्म नहीं हुआ भीमराव, दुश्मनी तो अब शुरू हुई है। देखो आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। फिलहाल तो आप अपना सामान वहां से निकलवाइए। रुको, हम इस जगह के मालिक हैं, और सामान कोई कैसे फैल सकता है? कानूनी आदेश है, निकालना तो पड़ेगा ही। निकालो अपना सामान, अब मैं आपका सामान निकाल के फेंक दूं? अरे बुढ़िया, बहुत औकात बढ़ गई है ना, तुम सब भुगतोगी। अब से इस चौर में भीमराव जितने दिन रहेगा तुम सबकी सजा उतनी ही बड़ी होगी। हटो!
वैसे तो हम आपके पक्षधर हैं, लेकिन गवर्नर साहब का आदेश है, इसे मानने में ही आपकी भलाई है। सामान निकालो सारा। रुकिए। आपसे एक बात कहनी है। तू भी बोल आज। जब से आप कहकर गए थे तब से सोचा, नतीजा ये निकला कि पत्नी की जात एक ही होती है, पत्नी ना छोटी ना बड़ी। बहुत बोल रहे हो ना तुम लोग आजकल। तुम सबको मजा आ चखाया तो मेरा नाम नरोत्तम जोशी नहीं। रमा, मेरा सर नहीं दर्द कर रहा है, जाके सो जाओ ना तुम। ऐसे बाल सहने से आपको नींद जल्दी आती है ना? आप बहुत दिन से परेशान हैं। कॉलेज की पढ़ाई, उस नरोत्तम जोशी के साथ लड़ाई और घर वापस लौटने की जिद। आपका सर बहुत दर्द कर रहा होगा ना? ऐसा करने से आपको अच्छा भी लगेगा और नींद भी जल्दी आएगी। तुम्हें कुछ कहने से कभी फायदा होता है क्या? एक बात कहो। क्या? वो नरोत्तम जोशी सांप बिच्छुआ की तरह है। भले आप उससे प्रेम से पेश आइए, लेकिन वो काटना अवश्य नहीं छोड़ेगा। आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि वो आपको परेशान करने के लिए कोई ना कोई तो योजना जरूर बनाएगा। प्रणाम गुरुजी। नरोत्तम जोशी, तुम आओ आओ, लो कुर्सी ले लो। खुश रहो खुश रहो, ले लो कुर्सी ले लो, बैठो, खुश रहो। कैसे आना हुआ? गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है। अरे वाह, शुभकामनाएं। कॉलेज से निकाला गया हूं ना, इसलिए घर आ गया आपका आशीर्वाद लेने। ये भेंट ले आया आपके लिए। क्या है? अरे इसकी क्या जरूरत थी? गुरुजी, कॉलेज में आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे समझा है। उन सब के बदले इसे आप मेरी कृतज्ञता समझ लीजिए। तुम चिंता मत करो नरोत्तम, बस एक बार कॉलेज वापस आ जाओ, देखते हैं कैसे प्रिंसिपल साहब इन 2-4 शिक्षकों के बल पर हम सब ऊंचे जाति के लोगों की अवहेलना करते हैं। वो तो मैं आ ही जाऊंगा गुरुजी, लेकिन जब तक मैं नहीं आता उस भीमराव को समझ में आना चाहिए ना कि एक ऊंची जात के छात्र को कॉलेज से निकालने का क्या असर होता है, कॉलेज की पढ़ाई पर, व्यवस्था पर और माहौल पर। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? बस यही। हम चलते हैं गुरुजी।
भीमराव, देखना कल तुम्हारा क्या हश्र करता हूं। रमा, ऐसी अप्रिय भाषा का उपयोग तुम्हें किसी के लिए नहीं करना चाहिए। अरे लेकिन वो नरोत्तम जोशी है ही बेकार आदमी। उसके बारे में बात कर रही हूँ तो उसे ऐसे ही भाषा होती है। चाहे जैसा भी हो, भाषा इंसान की पहचान होती है, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। क्या मैं गुस्से में भी ऐसे बात नहीं कर सकती? नहीं। लेकिन नरोत्तम, आज तो तुम्हारा जन्मदिन भी नहीं है, फिर तुमने गुरुजी से झूठ क्यों कहा? बुद्धि का प्रयोग करो, समझ जाओ। गुरुजी हैं वो। ऐसे सीधे सीधे उस भीमराव के खिलाफ तलवार देकर तो उन्हें खड़ा नहीं कर सकते ना। लेकिन अब वो बड़े आराम से हमारे लिए उस भीमराव से लड़ेंगे। अच्छा, तो कल से शुरू होगा एक नया खेल। खेल तो शुरू हो चुका है भीमराव। तुम्हारी जिंदगी में नर्क बना दूंगा, काट कर फेंक दूंगा तेरे और तेरे परिवार की सारी खुशियां। अरे, तुम्हारे सेठ आए? हाँ सेठ जी आए हैं, वो अपने दफ्तर में बैठे हैं। आइए। ये रेशम सेठ यहाँ? सेठ जी आपसे मिलने कोई आए। अरे रेशम सेठ, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत सुना है आपके बारे में, आज अचानक यहाँ? बस मुझे पता चला कि राम जी और उसका दोस्त पुरंजन वो आपके यहाँ नौकरी करता है। जी हाँ, लेकिन क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें नौकरी से निकाल दें। लेकिन क्यों? अगर तुम सब यहाँ रहना चाहते हो तो भीमराव और उसके परिवार को यहाँ से निकालो। तुम और तुम दोनों को 1 सप्ताह के लिए कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है। हम कहीं और नहीं जाएंगे, बल्कि उसी घर में वापस जाएंगे जहां से आपने हमें निकाला था। गवर्नर साहब के आदेशानुसार ये जिस घर में रह रहे थे वहीं रहेंगे, और जो भी कोई इन्हें निकालने की कोशिश करेगा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बस मैं चाहता हूं कि आप उन्हें नौकरी से निकाल दें ताकि वो घर का किराया नहीं दे सके। उसके बाद तो गवर्नर साहब भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन किराया ना दे पाए इसलिए नौकरी से क्यों निकालना? ऐसे और भी तरीके हैं। क्या? अब देखिए। मेरे ऑफिस से कुछ पैसे और सामान चोरी हो गया है। तुम में से किसी ने देखा है? नहीं सेठ जी, मैंने नहीं देखा सेठ जी। तुमने देखा है? नहीं सेठ जी। और तुमने? नहीं सेठ जी, मुझे भी नहीं पता। तो पता होना चाहिए ना, क्या करते हो? चौकीदार का काम क्या है? यही ना? मेरा 30 रुपए का सामान चोरी हो गया है, अब उसका हर्जाना तुम दोगे। सेठ जी, मैं कहां से लाके दूंगा? सेठ जी ढूंढते हैं ना, शायद मिल जाए। हम क्या बेवकूफ दिख रहे हैं? हमने ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। अब इसका हर्जाना ये देगा। लेकिन 2.5 रुपए तनख्वाह लेने वाला इतना हर्जाना कैसे भरेगा? अच्छा, तो रामजी तुम्हारी तनख्वाह मिलाकर भरो। और वैसे रामजी तुमने क्या कहा था?
इसकी जिम्मेदारी ली थी ना तुमने, तो फिर इसके दंड में तुम भी भागी बन गए। क्यों? अच्छा, अब समझ में आया आप एक खेल किसके कहने पर खेल रहे हैं। जा, चला जा गवर्नर साहब के पास, और हाँ, 1 महीने की तनख्वाह वक्त पे नहीं मिलेगी तो कैसे रहोगे उस घर में। अब बात मेरी ऊंची जाति के स्वाभिमान पे आ जाती है। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। जब तक मेरा नुकसान पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम दोनों की तनख्वाह कटेगी। सेठ जी, सेठ जी, चाहिए तो आप मेरी तनख्वाह काट लीजिए सेठ जी, लेकिन राम जी की तनख्वाह मत काटिए सेठ जी। राम जी ने मुझे यहाँ काम पे रखवाया, मैं उसके लिए और मुसीबत नहीं पैदा कर सकता सेठ जी। आप मेरी तनख्वाह काट लीजिए सेठ जी। उठ, उठ। मुझे माफ कर दो राम जी, माफ कर दो मुझे। टीचर भाई, रमा, लक्ष्मी जल्दी आओ, जल्दी आओ। भी बाहर आ भाई। बैठो बैठो। अरे बैठो आराम से। आनंद, देखो भाई, आनंद भैया, क्या हो गया आनंद को? सर फूट गया तो। आनंद, क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर से दिखवा दिया है, कुछ दवाइयां दी है जिसे मैं लाया हूँ, ये लो। डॉक्टर का कहना है कि कुछ समय लगेगा ठीक होने में, तब तक इसे आराम करना होगा। लेकिन ये हुआ कैसे गुरुजी? खड्डे में पानी भरा हुआ था, दिखाई नहीं दिया, गिर गया। ढंग से नहीं चल सकते थे आनंद, देखो कितनी चोट आई है। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। भैया को लेकर अंदर चलते हैं। ऐसे कैसे चल रहा था? पूरा घर ही गलत रास्ते पे जा रहा है। आज तो बस आनंद ही गड्ढे में गिरा है, कल को पूरा घर ही गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, जब तक रामजी सतपाल जिंदा है तब तक घर की हर दीवार को थाम के रखूंगा। आओ, पहले बेटे को थाम लो, तब दीवार थाम लेना। जाके देखो हाथ पैर तुड़वा के आया है। क्या हुआ भीम को? अरे भीम ही आपका एक लड़का है क्या? आनंद, आनंद, ये क्या हुआ बेटा? हाँ, कैसे हुआ? अरे बता। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़े दिनों में। लेकिन बेटा ये सब हुआ कैसे? कल उसकर गुरु ही इन्हें लाए थे। उन्होंने कहा था कि पानी से गड्ढे भरे हुए थे और उसी में गिर गए। भैया वही आनंद को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, बस आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। कैसे आराम करेगा बेचारा, और कब करेगा? ले दे के दो ही तो लोग कमाते हैं इस घर में। ये सब बात करने का सही समय नहीं है। अच्छा, अब तुम ही बता दो भी, कब सही समय है? तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई कमाते कमाते मर जाएंगे, तब सही समय होगा तुम्हारे निकम्मेपन पर बात करने का। सब लोग बाहर जाओ।
असल मुद्दे पर किसी को बात ही नहीं करनी है इस घर में, बस इधर उधर की बातें करनी है। कहा ना सब लोग बाहर जाओ, जाओ। नहीं बेटा, मुझे आनंद से कुछ बात करनी है, जाओ। जी बाबा, चलो। आनंद बेटा, क्या हुआ, कैसे हुआ? बाबा वो पानी ज्यादा था सच में खड्डे में। एक थप्पड़ मारूंगा ना, बाबा को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। सच बता, क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ लोग आए थे बाबा, मुझे घेर के मारने लगे। जहां तक मुझे लगता है वो जोशी के आदमी थे। ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई है, और आप भी मत बताना, वरना सब लोग भीम को दोषी मानेंगे। उनको नहीं पता बाबा कि मेरे लिए और बहुत सारे मेरे जैसे लोगों के लिए भीम सेनापति है, और युद्ध में जीतने के लिए सेना घायल हो सकती है, शहीद हो सकती है, लेकिन सेनापति को सुरक्षित रहना पड़ता है बाबा। समझ गया बेटा। आनंद भैया, मेरी लड़ाई में हर कोई सेनापति है, कोई सैनिक नहीं है। किसी को घायल नहीं होना है। हर दर्द, हर तकलीफ मिलकर सहेंगे, मिलकर झेलेंगे, मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। तुम यहाँ? दूर रहो, अभी अभी नहाया हूँ। परछाई पड़ गई तो फिर से नहाना होगा। चिंता मत कीजिए गुरुजी, मेरी परछाई आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, इतना तो ख्याल रखता हूँ मैं। वैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो? संस्कृत पढ़ने आया हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। नहीं गुरुजी, अपने कॉलेज में मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाया। बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोग सार्वजनिक जगहों पर मुझसे दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जगह पर उनका व्यवहार मेरे प्रति नरम हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ आपके घर चला गया। वो लोग कोई और होंगे, पर मैं एक जैसा ही हूँ, समझे? अब निकलो यहाँ से। गुरुजी मैं चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ मुझे एक बात समझाइए, मैं संस्कृत पढ़ने के लिए क्यों योग्य नहीं? समझ में आएगा तो जाऊंगा यहाँ से। लगता है कल की पिटाई तुम भूल गए हो। अभी बताता हूँ। गुरुजी, छड़ी साथ में लेकर आया हूँ, मारना है तो मार लीजिए, लेकिन अगर मैं होश में रहा तो मेरी संस्कृत पढ़ने की इच्छा और मेरे सवाल बदलेंगे नहीं। जी कौन है ये और क्या चाहिए इसे? अरे जात का अस्पृश्य है, पर पढ़ना संस्कृत चाहता है। अरे मेरे पेट में पल रहे बच्चे का तो ख्याल कीजिए, इतनी मुश्किल से तो बच्चा ठहरा है कोख में। इसकी मनुष्यत से कोई अनहोनी ना हो जाए, भगाओ इसे यहाँ से। मैं भागूंगा नहीं गुरुजी, अब या तो आप मुझे संस्कृत पढ़ाइए या फिर संस्कृत पढ़ने योग्य बनाइए, जिससे कॉलेज जाकर मैं संस्कृत पढ़ सकता हूँ। इसे पड़े रहने दो यहीं पर, देखते हैं कितनी देर तक यहाँ खड़ा रहता है। तुम चलो अंदर। गुरुजी, गुरुजी। स्कूल जाके संस्कृत वाले गुरुजी से कहा कि मुझे संस्कृत सिखाओ ना। उन्होंने मुझे भगा दिया और बोला कि तुम संस्कृत सीखने के योग्य नहीं हो। अब तो आप हर हाल में संस्कृत पढ़िए और
उसे गुरुजी से पढ़िए। तुम दुनिया के लिए चाहे जो हो, मेरे मन की दुनिया की महारानी हो तुम, और हमेशा रहोगी। सच में मैं महारानी लगती हूँ ना? हाँ रमा, ऐसी महारानी जिसके पास ना तो 2 पैसे हैं और ना ही उसका पति कुछ करता डरता है। खैर छोड़, मैं ये बताने आई थी कि रसोई में चल के आई की मदद कर। वो अकेली है, मुझे उन्हें दवाई देने जाना है। जाती हूँ। जाती हूँ नहीं, अभी जा। सुना नहीं तूने? आई रसोई में अकेली है। रमा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि जीवन भर मेरा पति कमाता रहे, अपनी जान दे दे, और तुम्हारा पति बढ़ता रहे और तुम इस घर की महारानी बन जाओ। अगर इस घर में किसी को महारानी बन के जीने का हक है तो वो मुझे है, सिर्फ मुझे, तुम्हें नहीं। क्योंकि इस घर की बहुओं में मैं बड़ी बहू भी हूँ और मेरा पति। तुम यहाँ? खाली थी तो सोचा काम करके कुछ पैसे कमा लूं तो घर में मदद हो जाएगी। तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो, ये बात भी इनको पता है? तुम यहाँ काम करने के लिए क्या जीजाबाई ने भेजा है? ये सारे सवाल जवाब छोड़िए ना बाबा। मैं यहाँ आई क्योंकि घर में पैसे की जरूरत है और वो पढ़ाई कर रहे हैं। कल रात आपने उन्हें समझाया था ना कि पढ़ाई पर ध्यान दो और वो पढ़ सके, इसलिए आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। आनंद भैया भी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती बाबा? देखो बेटा, तुम बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी उम्र अभी छोटी है और इस छोटी सी उम्र में कोयला उठाने का काम बहुत ज्यादा बड़ा है। उम्र तो उनकी भी कम थी ना बाबा, जब उन्होंने सतारा में कई छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। और बुआ बताती है आपने उनका साथ हर लड़ाई में दिया था। मैं तो कहती हूँ सातारा छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, कहीं और पढ़ लेगा भीवा। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे बेटा, यहाँ रहने की लड़ाई लड़ रहा है और तुम यहाँ जाने की बात कर रही हो। तो मेरा भी दे दीजिए ना। देखो बेटा, बात उसकी नहीं है। फिर किसकी बात है बाबा? क्या आपको भी उनकी तरह मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? राम जी, देख लो,
सिर्फ तुम्हारे बेटे ही नहीं बल्कि तुम्हारी बहू ने भी अपने तर्क से तुम्हें निरुत्तर कर दिया। तो क्या हमारी बहू हमारे सामने माथे पे कोयला उठा के फेंकेगी? कोयला उठाने से दिक्कत है ना, तो नहीं उठाऊंगी, लेकिन काम करूंगी बाबा। आज का विषय है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी कि मानव शास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं। मैं कम इन सर? मानव शास्त्र हम फिर किसी दिन पढ़ लेंगे। आज मैं आपको एक कहानी बताता हूं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं आज आपको कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा। आज आपको एक कहानी जरूर सुना सकता हूं। एक राजा था, उसका बड़ा प्रशस्त महल था, लेकिन राजा सर, आप ये क्यों कर रहे हैं सर? सुबह से रात तक मैं बस इतना ही सोचता रहता हूं कि आज के दिन में कितना पढ़ सकूं, कितना सीख सकूं। ये सब मत कीजिए। आपको मुझसे नफरत करनी है वो भी कीजिए, लेकिन ऐसा पढ़ाना मत छोड़िए सर। सर, मैं कुछ भी सह सकता हूं, लेकिन पढ़ नहीं पाया ना तो टूट जाऊंगा मैं। देखो, इस बच्चे की संवेदनाओं को देखो, कुछ सीखो इससे। भीमराव, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठो, जाओ। आज पढ़ाता हूं मैं तुम्हें। बच्चों, तुम लोग घर जाओ और घर जाकर सोचो और सीखना इस भीमराव से। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अब सोच क्या रही हो? इस घर में नहीं रहेंगे हम लक्ष्मी। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो। आई, आनंद, संभल के। आई, अगर बाबा ने गुस्से में कुछ बोल दिया आपसे, तो क्या आप हमेशा की तरह घर छोड़ के जाने की जिद करेंगी? और आई, आप जानती हैं कि बाबा भीम की पढ़ाई को लेकर कितना गंभीर है। हाँ, जानती हूँ,
इतने गंभीर कि बाकी हर कोई, हर रिश्ता भीम की पढ़ाई के आगे हल्का हो जाता है। किसी का कोई महत्व नहीं रह जाता इस घर में। चुप हो जा, जो भी मुंह में आता है बोलती रहती है। तो बुआ आप ही बताइए, क्या ये सही था? बाबा ने आई को डांट के चुप करवा दिया और ये सोच लिया कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, इससे कुछ ठीक नहीं होता है, बल्कि बार बार डांट के चुप करवा देने से ये सब और खराब ही हो जाता है। लक्ष्मी, आई दीदी गुस्सा मत होइए, मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। शांत रहिए। शांत रहिए? कैसे शांत रहिए? ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारे और भीम बाबू की वजह से ही हो रहा है। माना कि आई ने पढ़ने के लिए तेल नहीं दिया तो वो आज सो भी सकते थे। बाहर जाके पढ़ने की क्या जरूरत थी? ना वो बाहर जाते, ना बाबा को ये सब कुछ पता चलता और ना ही ऐसा कुछ होता। वाह, ये भी सही है तुम दोनों का। गलती भी खुद करो और ये भी उम्मीद रखो कि तुम्हारी गलती कोई दूसरा ही छुपाता रहे। और लक्ष्मी, मेरे और बाबा, हम दोनों के लिए भीम की पढ़ाई ही हमारी प्राथमिकता है। तो तुम दोनों निभाते रहो अपनी प्राथमिकता। हम दोनों अब एक पल भी इस घर में नहीं रहेंगे। चलो लक्ष्मी। बैठ बैठ जा, तू बैठ, संभाल, धीरे धीरे। जीजाबाई, आई। जीजाबाई, दरवाजा खोलिए ना। जीजाबाई, जीजाबाई, दरवाजा खोलो जीजाबाई। लक्ष्मी, आई। ये क्या पागलपन है? जीजाबाई, लक्ष्मी, लक्ष्मी। मैं मिट्टी का तेल नहीं दे सकती, मेरे भीमा को पढ़ना है, मेरे भीमा को पढ़ना है। बाबा, आपको आई से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोलना चाहिए था? रोज का नाटक लगा के रखा है। भीम काम नहीं करता, भीम ये नहीं करता, भीम वो नहीं करता। फिर भी आपको आई से माफी मांगनी चाहिए। हाँ राम जी, तुम्हें जाकर जीजाबाई से माफी मांगना चाहिए। सवाल नहीं उठता, जाना है तो जाए। अगर किसी के जाने से घर में शांति मिलती है तो उसके जाने में ही भलाई है। आप नहीं जाएंगे तो उन्हें बुला कर लाती हूँ, फिर वो खुद ही किसी न किसी तरीके से आई को रोक लेंगे। रमा, राम जी, तुम्हें क्या लगता है कि यदि वो घर छोड़कर चली जाएगी और जब भीम घर में आएगा देखेगा कि जीजाबाई नहीं है तो क्या भीम शांत बैठेगा? नहीं बैठेगा। वो निकल जाएगा जीजाबाई को ढूंढने के लिए और जैसे तैसे करके वो जीजाबाई को घर में वापस ले आएगा। इससे क्या होगा? इससे सिर्फ और सिर्फ भीम की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। उसका समय बर्बाद होगा, उसके साथ साथ हम सबका समय बर्बाद होगा। राम जी, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर जीजाबाई को मनाना चाहिए कि वो घर छोड़कर ना जाए। आई, ऐसी बात नहीं आई, सुन तो लीजिए एक बार मेरी बात। मैं हर बार रुकी हुई इस घर में, इस बार नहीं। एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुन ली। नहीं सोचना है कुछ भी मुझे। आई सोचिए ना, अगर गुस्से में हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? अब समझ रही है ना आई? वो भीम बाबू तो आराम से पढ़ते रहेंगे और हम दोनों अपना ससुराल छोड़कर यहाँ वहाँ भटकेंगे, जबकि होना तो ये चाहिए था आई कि हम दोनों यहाँ रहें और ऐसे हालात पैदा करें जिससे भीम बाबू और रमा ये घर छोड़कर चले जाए। लेकिन मेरे पति और तुम्हारे पति के रहते हुए और दीदी के रहते हुए नहीं हो सकता ये सब। यही तो हमारा संघर्ष है आई, और ये संघर्ष करके हम तभी जीत पाएंगे जब हम यहाँ रहेंगे। चले जाएंगे तो हार जाएंगे ना आई। एक ही दिन में सारा जुनून हवा हो गया। कह तो ऐसे रहा था कि जो जो कहूंगा सब करेगा अगले 7 दिनों तक, और दूसरे दिन ही गायब। अच्छा है
पीछा छूटा। गुरुजी। तुम आ गए? जी गुरुजी, मैं कल आया था तो आप बहुत देर तक ध्यान कर रहे थे, तो मैंने सोचा आज थोड़ी देर से आ जाओ, क्योंकि मेरी वजह से किसी के मान्यताओं के बीच बाधा आए ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। गुरुजी, आज क्या काम करना है? वही करो जो कल किया था, वहीं से शुरू करो। ठीक है गुरुजी। झाड़ू जहाँ रखा था वही है, उठा लो। जी। रुको, मैं देता हूं। अरे सुनो, सुदर्शन, गोपाल, ओ दुर्गा ताई, आज से हमने एक नया कचरे वाला रखा है। ये है वो कचरे वाला। आज से आप सभी अपने अपने घर का कचरा यही फेंकोगे, यही उठाएगा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। हाँ हाँ जरूर, मुफ्त में होगा तो क्यों नहीं करवाएंगे। तो शुरू हो जाओ, बारी बारी से सबका कचरा उठा लेना। लेकिन गुरुजी, सबका कचरा साफ करूंगा तो कॉलेज जाने में बहुत देर हो जाएगी। वो तुम देख लेना, जो मैं कहता हूं उतना ही करो, वरना तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया। सारा कचरा साफ करके कॉलेज जाऊंगा। और कल तुम कूड़ा वही कोने में फेंक के गए थे, उसे उठाकर थोड़ी दूर एक गड्ढा है, वहां फेंक के आना। जी। कल घर में तेरे काम से कोई बवाल तो नहीं हुआ ना? नहीं, बाबा ने किसी को कुछ बताया ही नहीं। सुबह जब बाबा काम पर जा रहे थे तो कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस ज्यादा काम मत करना। सुनिए, रेती मिट्टी उठाने का काम करेंगी? कबीरा जीवन कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, कलही अलहजा मारिया, आज मसाना दीदी, ओ दीदी। हाँ, क्या हुआ दलिया अम्मा? रमा दिख नहीं रही है, कहाँ गई है रमा? अरे क्या पता, मिट्टी का तेल लेने गई हो। कल रात को जो नाटक हुआ रहा, भुला गई हो क्या अम्मा? अरे लेकिन रमा तो कल दोपहर में भी नहीं थी, और नाटक तो रात में हुआ था ना। आई हो, साफ से गायब है। आप लोग सब अपना काम करो, रमा जहाँ गए होगी वापस आ जाएगी। जीजा भाई, रमा कहाँ गई है, कुछ बताया है आपको? बताकर नहीं जाती है वो मुझे, और जहाँ भी गई हो चाल की बाकी औरतें भी कहीं कहीं जाती है, मैं पूछती हूँ सबसे। अक्सर वो मुझे बता के जाती है, लेकिन कल और आज नहीं बताया, इसलिए पूछ लिया। आएगी तो पूछ लेना कहाँ गई है। जीजा भाई, रमा कल भी घर में नहीं थी और आज भी नहीं है, कहाँ गई है? अब मुझसे क्यों पूछ रही है दीदी? मुझे नहीं पता रमा कहाँ गई। आप तो ऐसे पूछ रही है जैसे मैंने ही भेजा है उसे। मुझे सच में नहीं पता रमा कहाँ है।
आई, आपको पता है ना रमा कहाँ गई है? बताइए, पता है ना? पता है, काम पर गई है। मैंने ही भेजा है उसे। लेकिन ये बात मैं नहीं बताऊंगी, वो खुद बताएगी। मतलब भीम भाव ना सही?